नमस्कार फ्रेंड्स, कहानी आपकी जुबानी फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच में अलीगढ़ के एक मशहूर डॉक्टर मनी जैन साथ में है। नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार। आप बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। तो सर पब्लिक को थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। मेरे को 30 साल हो गए इस फील्ड में और बेसिकली मैंने पहले होम्योपैथी किया था, जिसके बाद में मैंने एक्यूपंक्चर एमडी किया। ओके। तो जब एक्यूपंक्चर एमडी किया तो लगा कि कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं है। एक्यूपंक्चर करने के बाद भी लोगों का, होम्योपैथी करने के बाद भी मतलब एक स्पाइन के केसेस बहुत ज़्यादा थे उस समय, जब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी लोगों जी में। जी जी जी। तो फिर मेरे को लगा कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने फिर एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और सुजोग का एक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट किया। एक्यूपंक्चर एमडी में कर चुका था। ओके ओके। तो फिर इसको ऐड ऑन किया, लेकिन फिर भी लगा कि नहीं, अभी भी फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने फिर फिजियोथेरेपी का कोर्स किया। तो ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है और खास तौर से ऑस्टियो आर्थराइटिस वगैरह में, होमियो ऑर्थो में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने फिर ये फील्ड चुना इसमें। तो करीब 28 साल से मैं स्पाइन के केसेस बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें कॉम्बिनेशन रहता है होम्योपैथी का, कंबाइंड थेरेपी में एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, सुजोग इज जापानीज टेक्निक, एक्यूपंक्चर चाइनीज है, एक्यूप्रेशर इंडियन है, एंड फिजियोथेरेपी ऑलरेडी अपने आप में एक अच्छा सब्जेक्ट है जो आजकल फिजिकल अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन से हमारे जो रिजल्ट हैं स्पाइन में या जोड़ों के दर्द वगैरह में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो उसमें काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाती है। तो करीब करीब 30 साल से मैं अलीगढ़ में मसूदाबाद पर काम कर रहा हूँ और एक तरीके से माने अच्छे रिजल्ट हैं। मेरे ख्याल से शायद आपकी सर लैब भी है मुर्शिदाबाद पे। हाँ, ये मैंने बाद में स्टार्ट की थी। ओके जी। तो देखा जाए तो सर पूरा कॉम्बिनेशन है आपके पास में। अगर कोई ज़रूरत रहती है पेशेंट को, अगर उस हिसाब से तो फिर काम करना पड़ता है। आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरतमंद रहती हैं और लोगों को मतलब एक ये रहता है कि अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो एक ही जगह पर सारे काम हो जाते हैं। अल्टरनेटिव मेडिसिन में एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा है हमारे यहाँ। क्योंकि अक्सर मैंने भी देखा है, हम भी जब एज ए पेशेंट कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो यही चाहते हैं कि एक प्रॉपर सॉल्यूशन एक जगह से मिल जाए। हाँ बिल्कुल। कि आपको टेस्ट के लिए फिर प्रेस्क्राइब लिख दिया कि उधर जाना है उधर जाना है। जी। तो आपके पास एक तरीके से सॉल्यूशन पूरा है अपने पास कि अगर कोई आना चाहता है सॉल्यूशन है। और दूसरा चीज़ क्या है कि होम्योपैथिक अपने आप में बहुत वाइड सब्जेक्ट है। जी। और इसमें काम करने का भी एक अलग तरीके का रहता है। जी। तो ऐसा नहीं है कि हर पैथी की एक लिमिटेशन होती है जी, कि होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो या कोई सी भी हो, हर कहीं ना कहीं आके हमको जो है एक लिमिटेशन को फेस करना पड़ता है। तो कई बार वो भी चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन सा केस किस तरफ जा रहा है, तो उस तरफ रेफर कर सकते हैं। सर हमेशा से एक दुविधा रहती है जी, एक आम आदमी की, अगर मैं मन की बात करूं, एलोपैथी की तरफ अगर जाता है तो आदमी जहाँ वहाँ पे सर्जरी या फिर पेनफुल एक नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए दोनों चीज़ों में अगर हम देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस है। जी जी। बेसिकली जो होम्योपैथी का प्रिंसिपल है वो चेंज है, एलोपैथी का प्रिंसिपल है वो चेंज है। ओके। सबसे पहले तो जो एलोपैथिक नाम दिया था वो हमारे होम्योपैथी के जो फाउंडर हैं उन्होंने ही सबसे पहले एलोपैथिक नाम दिया था। अच्छा, ये जो अभी एलोपैथिक हम बोलते हैं, हाँ, जो एलोपैथिक जो बोलते हैं वो डॉक्टर हेनी मेनन ने ही नाम दिया था, जो होम्योपैथी के फाउंडर हैं। और होम्योपैथी का एक प्रिंसिपल है सिमिलिया सिमिलवस कुरेंटर, मतलब जैसे को तैसा करके ट्रीट करते हैं। और इसका जो दिमाग में आया था, क्योंकि वो खुद एलोपैथ डॉक्टर थे हेनी मेनन जी जी जी, तो वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो कई बार क्या है, जेंटल वे नहीं रहता था प्रैक्टिस का जी जी, तो उनको लगा कि कुछ और करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे केमिस्ट भी थे हेनी मेनन। तो उस समय फिर उन्होंने एक सिंकोना बार पे उनको लगा कुछ, तो फिर वहां से एक होम्योपैथी का तरीका इजाद हुआ कि भाई सिंकोना बार मलेरिया के मिलते जुलते सिम्टम्स में काम कर रहा था जी। तो फिर उन्होंने पाया कि ये मलेरिया को ठीक कर देता है उसके लक्षणों के अकॉर्डिंग जी जी जी। तो एक होम्योपैथी का जो तरीका है वो पेरिफेरी टू सेंटर रहता है। ओके। सॉरी, जो एलोपैथी का जो तरीका है पेरिफेरी टू सेंटर रहता है, जबकि होम्योपैथी का जो तरीका है सेंटर टू पेरिफेरी है। यानी हमारा सप्रेशन का कोई रोल नहीं है। हम कोई भी इंटरनल खत्म जड़ से करना है, हाँ, उसको जड़ से खत्म करना, सुपरफिशियल एस्पेक्ट पे ले आना है। अंदर की कोई बीमारी है तो उसको बाहर लाके पटक दो, गंद को इकट्ठा करके स्टोर नहीं करना है।
एलोपैथी में वो सप्रेस होती रहती हाँ, है, वो सप्रेस करते हैं, वो स्टोर करते हैं। तो कभी ना कभी क्या है, जैसे कोई चीज हो रही है, वो सप्रेस हो रही है, तो कभी ना कभी वो नुकसान देगी, निकल के आएगी बॉडी हाँ, में से बाहर। जी। तो सर जैसे नॉर्मल एक अपने देश में तो बहुत सारी पैथी है ही है। हाँ जी। तो हमारा देश तो खैर आयुर्वेद के नाम से जाना हाँ, जाता है, बिल्कुल बिल्कुल है, एलोपैथी हो गई, होम्योपैथी हो गई, तो इनमें डिफरेंस मेजर है क्या? मेजर डिफरेंस देखिए, आयुष में आजकल होम्योपैथिक आ रहा है, आयुष में सिद्धा आ रहा है, आयुर्वेद आ रहा है, योगा आ रहा है, तो ये सारी चीजों से मिला के आयुष बना है। इज द पार्ट ऑफ होम्योपैथी, आयुष का एक आज की डेट में पार्ट है। लेकिन कहीं के आयुर्वेद का माने तो अपने आप में बहुत बड़ा एक इसका वो है, सब्जेक्ट बहुत बड़ा है इसका, और उसमें होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट भी समाया हुआ है। और जो हमारे यहाँ विधाएं थी, उसमें आज अगर ये माने तो होम्योपैथिक विधा भी जो है काफी अच्छा काम कर रही है। तो ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद से ही होम्योपैथी का जन्म हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। लेकिन कुछ तरीके से जो है आयुर्वेद वाले भी होम्योपैथी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो पोटेंटाइज नहीं करते। हमारे यहाँ मेटलिस्टिक डोजेज नहीं है बिल्कुल, हमारे यहाँ पोटेंटाइज करते हैं। यानी एक आप ये मान के चलिए, शरीर के अंदर अगर आत्मा नहीं है तो शरीर बेकार है। ऐसे ही अगर मेडिसिन के अंदर में जो हम बनाते हैं होम्योपैथिक, उसके अंदर उसकी आत्मा को डालते हैं, एक तरीके से टाइचुरेट करते हैं, उसको पोटेंटाइज करते हैं, वो मेटलिस्टिक बिल्कुल नहीं रहती। सिर्फ उसके अगर हम देखें, पहले तो लोग कहते थे फेक है, पहले बोलते थे होम्योपैथी फेक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आके प्रूव हो गया ना, नैनो टेक्नोलॉजी जब से आई ना, उसमें मिल गया कि नहीं मेडिसिन काम करती है, और इसका कहीं ना कहीं कुछ अंश जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे और टाइट्रेशन के बेस पे जो उसके अंदर इंसिस्ट करता है। ओके सर। तो सर जैसे ये आयुर्वेदिक से डिफर कैसी है? जब ये जैसे कहा जाता है कि आयुर्वेदिक में भी जड़ से बीमारी को खत्म किया जाता है, तो एलोपैथी में भी यही कहा जाता है, लेकिन इसका तरीका बिल्कुल अलग है। ये डायनेमिक प्लेन पे जाके काम करता है। होम्योपैथिक क्या है, डायनेमिक प्लेन पे काम करता है, और हमारा एक ऑर्गेनन फिलॉसफी का सब्जेक्ट है, तो उसमें ये सिखाया जाता है कि हम लोग किस तरीके से ट्रीट करेंगे पेशेंट को। एक्चुअली आप ये माने कि एक डिजीज पावर होता है और एक मेडिसिन पावर होता है। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कई बार कि डिजीज पावर के अकॉर्डिंग हमें मेडिसिनल पावर रखनी पड़ती है। अगर हम जो है मेडिसिनल एस्पेक्ट पे जाके काम करते हैं, तो वो डिजीज को थोड़ा सा कम करती है। अगर हमारा मेडिसिनल पावर ज़्यादा होगा तो एग्रावेशन के चांसेस हो जाते हैं। तो कई बार स्किन के केसेस में कहते हैं कि दवा ने बढ़ा दिया, बढ़ा क्या दिया, वो एग्रावेशन आता है। जब धीरे धीरे मेडिसिन का असर कम होगा, तो उस समय जब डिजीज पावर और मेडिसिनल पावर बराबर हो जाएगी, तो डेफिनेटली शरीर से बीमारी दूर भागेगी। सर एक मेरा ये क्वेश्चन रहता है कि जैसे हम लोगों से सुना है, या मेरा भी ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ है कि होम्योपैथी बहुत लेट काम करती है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो लैक ऑफ नॉलेज डॉक्टर की है। ऐसा है, ये तो रामबाण काम करती है। अगर दवा सटीक बैठ गई, सटीक पोटेंसी में, और सटीक है हमारा जो उसका सिलेक्शन ऑफ रेमेडी है, वो अगर बिल्कुल सटीक है, तो बिल्कुल दवा जो है तुरंत काम करेगी, इमीडिएट काम करेगी। ऐसा नहीं है कि वो भ्रम है, ये भ्रम है, ये मिथ फैला रखा है लोगों ने। और लोग ये भी मिथ कहते हैं कि आप ये मत खाओ, ये मत खाओ, या ऐसे नहीं। सिर्फ उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करनी है। जैसे कि आपने कुछ खाया है तो टंग गंदी हो सकती है, तो सब लिंगुअली जाती है हमारी दवा। हम या तो मीठी पिल्स में दे रहे हैं, या पाउडर में दे रहे हैं, या लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं, तो वो सब लिंगुअल यानी जीभ पर जाती है। और सबसे तेज जो दवा जो काम करती है, जीभ पे रखने के बाद ही तेज असर आता है। यानी ये जो हम मेडिसिन वैसे लेते हैं, अगर वो पानी के साथ सटकते हैं तो वो लेट असर करती है, टंग्स पे जाएगी तो डायरेक्ट शरीर के अंदर असर करेगी। बिल्कुल। सर एक और ये रहता है कि जैसे एलोपैथी में क्रिटिकल इलनेस का ट्रीटमेंट है, तो क्या ऐसा होमोपैथी में भी पॉसिबल है कि क्रिटिकल इलनेस? नहीं, कुछ केसेस में होता है, लेकिन कई बार लिमिटेशन है। जैसे मैंने आपको बोला शुरू में कि लिमिटेशन तो हर पैथी की है। अब जरूरी नहीं है कि एलोपैथ को भी जरूरत पड़ती है होम्योपैथ की। तो आज की डेट में तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और मेरा मानना यह है कि अगर हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करेंगे, तो और अच्छे हम समाज को दिशा दे पाएंगे। जी। तो सर इसमें जैसे परहेज होता है एलोपैथी में, या आयुर्वेद में तो खासकर बहुत परहेज होता है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। नहीं, परहेज बीमारी का होता है। में भी है कुछ? नहीं, डाइट मेडिसिन नहीं। देखिए, अब मालूम पड़ा कि आपको किसी चीज से एलर्जी है। जी, मैं सुना सर प्याज नहीं खाते ऐसा? वो प्याज, देखिए कच्ची प्याज, एक ओनियन जो है, अगर आप देखें सिम्टम होम्योपैथिकली,
तो अगर हम कच्ची प्याज को छीलते हैं तो आंख से नाक से पानी जलन वाला आता बिल्कुल आता है। अब अगर आपका ऐसा कोई जुकाम हो रहा है, जी जी जी, है ना, जी जी, अगर कोई जुकाम हो रहा है और इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, तो अगर हम ओनियन से बनी हुई एलियम सीपा जिसको बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है जी, तो अगर उस दवा को हम अप्लाई कर देते हैं जी, तो उससे रिजल्ट आ जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, होम्योपैथी काम करती है जैसे को तैसा। जी जी। तो अगर ऐसे मिलते जुलते सिम्टम है तो हम एलियम सीपा यानी प्याज को हम उसको कैप्सूलेट फॉर्म में अगर हम दे देते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। आजकल तो आयुर्वेद की बुक्स आती हैं, तो लोग ना घर में वो आती है ना, एक घर का बैग, तो ऐसा कि होम्योपैथिक में भी क्या बिल्कुल आती है, किट आजकल बनने लगी है और अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा दिशा या फिर डॉक्टर से ही कंसल्ट करने के बाद में का तरीका यही है कि डॉक्टर के कंसल्टिंग बहुत जरूरी है। आजकल फार्मेसी बहुत खुल गई है और हर आदमी डॉक्टरी कर रहा है, हर आदमी रायशुमारी रखता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उससे क्या पैथी बदनाम होती है। जो हम पढ़ाई करके आए हैं वो फार्मासिस्ट ने तो नहीं करी है, वो मेडिसिन के नाम बता सकता है, थेरापेटिकली ये कह सकता है कि ये है, लेकिन ये होम्योपैथिक तो बेस करता है सिम्टोमेटिक। तो ये एक अंतर आ जाता है कि वो वहां तक पकड़ ही नहीं कर पाएगा, तो उससे क्या होगा कि नुकसान होगा पैथी को। हम आपको मालूम नहीं, एक यूट्यूब पे चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है मेडिसिन का, वो बिल्कुल तरीका गलत है। जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करें जी, तब तक कोई दवा ना लें, क्योंकि उसका दुष्परिणाम भी तो हो सकता है। ऐसा नहीं है, ये भी मिथ है कि होम्योपैथिक नुकसान नहीं करती। नुकसान जब नहीं करती जब सिलेक्शन ऑफ रेमेडी है, जब हमने उसको सेलेक्ट किया है तब वो कोई नुकसान नहीं करेगी। हो सकता है हम ले, और जब सिलेक्शन ही नहीं है, सिलेक्शन रॉन्ग है जी जी, तो ऑब्वियसली वो अपने सिम्टम्स तो देगी ना। सही बात है, बॉडी के अंदर कुछ जा रहा है तो कहीं ना कहीं अलग अलग है। अब इतना डीप सब्जेक्ट है, इसमें मियाज्म होते हैं, तो ये तो जनरल आदमी को नहीं मालूम। सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ये 3 मियाज्म होते हैं, अलग अलग स्टेजेस होती हैं। सिफिलिटिक कंडीशन डिस्ट्रक्टिव कंडीशन होती है, यानी कैंसर वैंसर और ये सारी चीजें आती हैं। और सोरा तो जब ही आ जाता है, जिसको कहते हैं ना जी, जैसे आयुर्वेद में कहा है बात पित्त कफ, तो इसी तरीके से हमारे यहाँ भी सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, सोरा, साइकोसिस और सिफिलिटिक कंडीशन 3 कंडीशन होती हैं। तो जब में जैसे जनरल भाषा में समझाए तो क्या मतलब? तो ये हम लोगों का एक ऑर्गेनन है, उसकी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ये आता है। और जब आदमी बच्चा पैदा हो रहा है तो सोरा तो वो लेके आता है, क्योंकि उसको जिंदगी के साथ जद्दोजहद करनी पड़ती है जीने के लिए जी। वो जब तक वो रोएगा नहीं तब तक फेफड़े फूलेंगे नहीं जी जी। तो तभी से सोरा स्टार्ट हो गया। ये सोरा होता क्या है सर? इसको मतलब सोरा ये आप नहीं समझ पाएंगे, बहुत डीप। ये 3 स्टेजेस हैं आदमी की, जो हम सिलेक्शन करते हैं, नोसोड्स भी और ये भी, ये 3 स्टेजेस अलग अलग होती हैं। तो जब तक आप डीप नॉलेज नहीं रखेंगे, इसको मैं कितना भी समझा लूं आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। तो ये मैं बहुत मोटे तौर पे कह रहा हूँ, ये डॉक्टर ही बता सकता है, ये फार्मासिस्ट भी नहीं बताएगा, स्टोर कीपर नहीं बताएगा, या अगर उसको नॉलेज ही नहीं है, अगर ये कहेंगे एब्डोमेन के कितने पार्ट है तो नहीं पता, तो वो नहीं बताएगा। वो मेडिसिन तो दे सकता है, या लीवर के कितने लोब हैं नहीं बता सकते। सही बात है सर। तो वो किस मेडिसिन कैसे ले सकते हैं आप अपनी मर्जी से? अब एब्डोमेन के अंदर जो पार्ट है किस लोकेशन पे वो सिचुएटेड है जी, तो वो तो डॉक्टर ही बता पाएगा ना। ये बिल्कुल सही बात है, इसीलिए फिर अवॉइड करना चाहिए खुद अपने आप डॉक्टर बनने से। हाँ नहीं, कोशिश बिल्कुल बिल्कुल किसी डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना चाहिए, तभी मेडिकेशन करना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है सर। जैसे अभी हम अलीगढ़ में रहते हैं, अब जो दिल्ली के बड़े डॉक्टर हैं तो ऑब्वियस है कि उनके पास में बहुत सारे केस आ चुके हैं। देखिए हमारे पास हो सकता है वो केस ही नहीं आया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये फर्क आ जाता है, फर्क पड़ता है कि यहाँ पर जैसे काम कर रहे हैं जी, कई बार क्या होता है कि मोनोटोनसली हो जाता है जी जी, प्रिजुडाइज्ड हो जाते हैं हम, क्योंकि एक ही तरह के केसेस आ रहे होते हैं। अब उसमें से होम्योपैथिक तो इंडिविजुअलाइजेशन पे काम करती है, बिल्कुल अलग तरीके का, हर केस अलग होता है। तो अब क्या एक जैसे केस देख रहे हैं तो हम उसी को मान लेते हैं, प्रिजुडाइज्ड हो जाते हैं, पहले से कर लेते हैं ये तो इसी का है, लेकिन वो गलत है। होम्योपैथिक कभी नहीं कहती जी, हर केस अलग है, हर एक की मेडिसिन अलग है, एक ही केस में बहुत सारी मेडिसिन है। ओके, तो सर मतलब कोई भी परहेज वगैरह रखने की खास जरूरत नहीं है? नहीं, परहेज तो बीमारी से रखने की जरूरत है। ओके, जैसे परहेज दवाई का नहीं है, परहेज बीमारी का है। अब आपको मालूम पड़ा कि लूज मोशन हो रहे हैं और कोई चीज एलर्जिक है, दूध से हो रहा है, तो वो दूध के बने प्रोडक्ट आपको ऑब्वियसली अवॉइड करना पड़ेगा। आप ऐसे मान लें, एक सिंपल टाइल लगी दीवार है, अच्छी है जी जी जी, और आपको मालूम है जब उस पे हथौड़ा मारेंगे जी तो वो टूटेगा, टाइल टूटेगा ना, है ना। तो इसी तरीके से अब जब कोई बीमारी आई है और उसको
एग्रावेशन उससे हो रहा है, या परेशानी कोई चीज को उससे खाने से हो रही है, या एलर्जी के उससे हो रही है, तो वो चीज तो अवॉइड करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर उसी के अकॉर्डिंग कहता है ये परहेज कर लीजिए। अब मालूम पड़ा कि वो दावत खा के आ रहा है और कोई चीज ऐसी आ गई खाने में, तली भुनी चीजों के कारण उसको डायरिया हो गया या फूड पॉइजनिंग हो गई, तो डॉक्टर ये कहेगा हल्का खाना खाइए या चीजें अवॉइड करिए, जिससे लीवर पे जोर ज्यादा ना, इंटेस्टाइनल मूवमेंट सेटल हो जाए। ओके, परहेज जो है वो डिजीज के अकॉर्डिंग। हाँ, वैसे कोई परहेज नहीं है, मेडिसिन का कोई परहेज मेडिसिन का कोई परहेज नहीं। जैसे नॉर्मल आयुर्वेदिक में या एलोपैथी में कुछ होती हैं, आयुर्वेदिक में तो खासकर होता है कि आपको खट्टा तला भुना तो खाना ही नहीं है कभी, चाहे कोई सी भी बीमारी हो। नहीं, ऐसे अपने यहाँ पे कोई नॉर्मल ऐसा नहीं, वो एक जनरल रूटीन भाषा में आ जाता है। जी जी जी, पर्टिकुलर ऐसा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी एक को हर चीज बताएगा नहीं, तो उन्होंने वो एक नॉर्मल एक जनरल लैंग्वेज हो गई कि भाई ये चीजें तला भुना खट्टा और ये। जी। ओके सर, तो इसमें सर जैसे आप ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें भी क्या पहले जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर हुआ करते तो नब्ज देख के देखिए नाड़ी का तो बिल्कुल अब आजकल जो डायग्नोसिस है वो नाड़ी बेस वाली नहीं रही। पहले इतने शार्प हुआ करते थे कि वो पल्स के अकॉर्डिंग बता देते थे पल्स की चाल क्या है, किस तरीके से आ रही है। लेकिन क्या है कि अब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया है तो वहां तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे। ओके, तो हमें फिर इस टेस्ट की जरूरत पड़ती है, हम जो भी अपने पैथिक लेपैथी वाले टेस्ट कहीं ना कहीं देखिए बीमारी के अकॉर्डिंग अगर आजकल जो चेंज हो गया, पुराना वक्त तो है नहीं, चीजें फेडेड भी हुई हैं। बिल्कुल हुई हैं सर। तो जब फेडेड हुई हैं तो वहां तक जनरेशन पहुंच ही नहीं रही, जो सिखाया जा रहा है उसी के अंदर सीखेगा आदमी। पहले तो वो नाड़ी को देख के ही पकड़ लिया करते थे, लेकिन अब वो फेडेड हो गया। होम्योपैथी की तरफ रुझान अब लोगों का मैंने भी काफी देखा है, इवन हम भी चाहते हैं कि बहुत सारे लोग सुई से बहुत डरते हैं, तो एक ये भी है कि होम्योपैथी की तरफ जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जहाँ पर जरूरी होता है, होम्योपैथिक में भी सुई लगती है, इंजेक्टेबल आ गए हैं, लेकिन लोग अवॉइड करते हैं। और कई बार तो देखिए अब मैं एक्यूपंक्चर करता था तो होम्योपंक्चर उसमें भी आता है। अच्छा, होम्योपंक्चर मैंने सर नया नाम सुना है। होम्योपंक्चर में एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें जो है हम जो मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं जी, उसमें हम मेडिसिन के अंदर ना प्रिजर्व कर देते हैं निडल्स को। क्योंकि एक्यूपंक्चर में निडलिंग होती है। हाँ, उसमें तो निडलिंग तो अब वो कई बार क्या होता है, अल्कोहल बेस्ड मेडिसिन है हमारा। हाँ, तो मीडिया हमारा अल्कोहल होता है। जी जी। तो हमको वैसे भी अगर हम एक्यूपंक्चर कर रहे हैं जी, तो उसमें डालना पड़ता है। 24 आवर्स पड़ा रहेगा। निडल स्टरलाइजेशन के लिए अल्कोहल में, क्योंकि वो इतना शार्प होता है कि ब्लंट हो जाएगा, अगर हम उसको ऑटोक्लेव भी नहीं कर सकते। है ना, और सबके जो है फ्रेश लगती है, ऐसा नहीं कि किसी का किसी में लगा दिया, लेकिन जिसको हम इंसर्ट कर रहे हैं 3-4 दिन बाद उसकी अगर शार्पनेस खत्म होगी तो हमको चेंज करना पड़ता है, तो हम उसको डिप कर सकते हैं मेडिसिन में। होम्योपैथिक मेडिसिन में तो वो होम्योपंक्चर कहलाता है। होम्योपंक्चर कहलाता है। कभी सुना नहीं सर, पहली बार सुना होम्योपंक्चर। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। होम्यो ऑर्थो का आजकल बहुत ज्यादा क्रेज हो गया है, पहले कम था। तो सर आप एक्यूपंक्चर भी करते हैं, तो वो कैसे होता है? एक्यूपंक्चर मैंने बताया था कि चाइनीज थेरेपी है और मेरिडियन बेस्ड काम होता है। अब अगर आप जैसे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो फॉरेन राइटर्स वगैरह टीडीज वाले हैं और वो भी खुद कहते हैं कि फिजियोथेरेपी के साथ कोरिलेट करिए एक्यूपंक्चर को। और एक्यूपंक्चर को आप अगर कर रहे हैं, किसी को डर लग रहा है कि सुइयों से, तो आप उन पॉइंट्स को एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। प्रेशर दे सकते हैं, प्रेशर के थ्रू। तो फॉर्चुनेटली क्या है कि मैंने सारे कोर्स किए हुए हैं जी, तो मुझे आइडिया रहता है कि कब इसको एक्यूपंक्चर करना है जी, कब एक्यूप्रेशर उन मेरिडियंस पे हम कर सकते हैं। तो ये एक, और फिर क्या है कि चाहे एक्यूपंक्चर कर रहे हों, चाहे हम एक्यूप्रेशर कर रहे हों, चाहे सुजोग कर रहे हों जी, तो बॉडी खुद ही एंडोर्फिन सीक्रेट करती है जो पेन के अंदर आराम देता है, लिम्फेटिक फ्लो को मेंटेन करती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को मेंटेन करती है। तो नेचुरली जब लिम्फेटिक फ्लो मेंटेन होगा तो इम्यूनिटी बूस्ट का काम हो जाएगा, मसल्स को रिलैक्सेशन होगा। तो ये, और होम्योपैथिक जो है डायनेमिक प्लेन पे काम कर रही है, तो हमारी ये तीनों चारों विधाएं मिला के ना बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते हैं पेशेंट को। बिल्कुल सही बात है सर। एक सर नॉर्मल मेरा ये क्वेश्चन है, सभी के लिए, ऑडियंस भी सुन नहीं रही है, कि कौन सी जगह कौन सी पैथी काम करेगी, क्योंकि आपको तो सारी पता ही है। हाँ, बिल्कुल। तो कौन से एक सजेशन देना चाहिए कि इस पैथी में आपको यहाँ पे जाना चाहिए? देखिए कई बार क्या होता है कि इनिशियल लेवल पे बेसिकली पहले आपको होम्योपैथिक ट्राई करना चाहिए स्पाइन के केसेस में या जोड़ों के दर्द में। सबसे शुरू में कि भाई हम हॉट फर्मेंटेशन या कोल्ड फर्मेंटेशन करके, अगर हम फिजियोथेरेपी बता रहे हैं तो एक्सरसाइज एक्सेसिव
पेन में नहीं कराते हैं। ओके। सूजन आने, स्वेलिंग आने के चांसेस रहते हैं, वो देख लेते हैं कंडीशन कि भाई इनको क्या प्रिफर करेंगे। तो बेसिकली स्टार्ट जो होता है ना, वो होम्योपैथिक मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में कई बार क्या होता है कि पेशेंट के पास समय नहीं है, दूर का है, तो मेरे पास नहीं आ सकता रेगुलर विजिट पे, तो फिर वो होम्योपैथिक मेडिसिन हम उसको दे सकते हैं। वो उन सिर्फ जॉइंट्स के केसेस में। जनरली स्टोन के अंदर होम्योपैथिक में कोई आपको फिजियो की जरूरत ही नहीं है, तो वहाँ होम्योपैथिक बहुत बढ़िया काम करता है। आपको रेस्पिरेटरी के केसेस में भी होम्योपैथिक बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन एक्सरसाइज हम वो घर पे कर सकता है। वो एक्सरसाइज बता सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग केस में छटनी हो जाते हैं कि भाई कहाँ पर होम्योपैथिक काम करेगी, कहाँ नहीं करेगी। अब किसी को एक्ने है जी, या कोई स्किन डिजीज है जी, तो वहाँ पर हम उसको कुछ पॉइंट्स बता के जी और बाकी होम्योपैथिक मेडिसिन कर देते हैं। ओके। तो अगर इसके अलावा सर जैसे कहाँ एलोपैथी की जरूरत पड़ जाती है? हाँ, क्रिटिकल केस में कई बार इमरजेंसीज होती हैं जी, सीवियर पेन है और आराम नहीं आ रहा है और आपकी कोई थेरेपी वर्क नहीं कर रही है, उस कंडीशन में इंजेक्टेबल देना कंपलसरी हो जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट मतलब बहुत सीरियसली हो रहा है और आईसीयू में है, तो होम्योपैथिक और पैरेलल आप दे सकते हैं, एलोपैथिक दोनों मेडिसिन साथ चल सकती है। लेकिन जनरली क्या होता है कि एलोपैथ को जानकारी नहीं है जी, और होम्योपैथ को थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं एलाइड, तो इसलिए जानकारी है, लेकिन एलोपैथ वाले को बहुत कम जानकारी होती है। तो जब जानकारी नहीं है तो वो सब्जेक्ट के बारे में राय नहीं दे सकते, तो वो फिर ये कह देते हैं कि ठीक है, तो उनका जो व्यू है वो उतना क्लियर कट नहीं होता। जी। लेकिन जो मेरे कई फ्रेंड्स थे जो आईसीयू में भी होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज करते थे, तो कई बार बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते थे। कई बार अटक जाते हैं तो वो फिर ट्राई करते हैं कि होम्योपैथिक में क्या है, हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपल आप इस तरीके से मान सकते हैं कि बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं तो उसको ना तो आ का ज्ञान होता ना ए का ज्ञान होता। अगर उससे पूछेंगे ए के स्ट्रक्चर को, तो वो यूं कहेगा एक डंडा यूं है, एक डंडा यूं है, एक डंडा यूं है, यही कहेगा कि लाइन है, तीन लाइन है ना। तो जब सीखा ही नहीं है तो वो राय नहीं दे पाएगा। तो ऐसे ही हमारा है कि हम लोग राय तो दे देते हैं कई बार ऐसा, लेकिन हम उसको जब जानते नहीं तो वो राय मायने नहीं रखती है। तो होम्योपैथिक में भी ये एक बड़ा वो है कि लोग जनरली इसको बोल देते हैं कि नहीं, और खास तौर से कुछ डॉक्टर्स का, मैं नहीं कहूँ कुछ का, कि वो जो राय रखते हैं ना वो थोड़ी नेगेटिव रखते हैं, तो वो नहीं रखनी चाहिए। कि कभी ऐसा नहीं है, भगवान अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो ये तो नहीं मानेंगे कि है नहीं। आत्मा अगर नजर नहीं आ रही तो शरीर के अंदर आत्मा ही तो है। तो नजर, तो आप यही तो चीज हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो चीज नजर नहीं आ रही लेकिन उसका वजूद तो है। बिल्कुल सर, आपकी बात से सर मुझे एक बात याद आ गई। ऐसे एक सज्जन थे, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, डॉक्टर थे होम्योपैथिक के, तो वो ऐसी कुछ बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि यार देखा जाए तो होम्योपैथिक डॉक्टर भी जो होते हैं वो जस्ट लाइक भगवान ही होते हैं। शरीर दे दी, आत्मा डाल दी भगवान ने, शरीर काम कर रहा है। ऐसी कोई भी मेडिसिन जो होती है तो उनमें आत्मा तो होती नहीं है, नॉर्मल गोलियां होती हैं। अब वो जो उसको मैं डालती है, मैंने आपको बोला कि वो आत्मा का ही काम करती है, जो पोटेंटाइज कर रहे हैं, जो करते हैं आप, जो हम पोटेंटाइज कर रहे हैं, वो उसकी रूह ही तो है दवाई की। अब तो सारी गोलियां एक सी लगती हैं, सारा अल्कोहल एक सा लगता है, लेकिन जब मेडिसिन बन के तैयार हो जाता है ना, तभी तो मालूम पड़ता है। सही बात है सर, वही अल्कोहल है, शराबी पी के घूम रहा है, उसको कोई बीमारी थोड़ी खत्म हो रही है उससे। लेकिन वही अल्कोहल जब पोटेंटाइज करते हैं, पोटेंटाइज करके वो मेडिसिन उसमें जब डाल देते हैं, तो ये उसकी भी इंडिविजुअलाइजेशन है, हर मेडिसिन का अलग हो रहा है, वो बीमारी खत्म कर देती है। होम्योपैथिक के बारे में अक्सर ये क्यूरियोसिटी रहती है कि यार ये कितनी पुरानी पैथी है और इसके जनक कौन थे, कहाँ से आई है। आई थिंक हमारे देश की तो है नहीं, तो हमारे देश में कैसे आई सर ये? नहीं, इस तरीके से अगर हम ये माने तो करीब करीब 250-260 साल इसको हो रहे हैं। और इसके जनक डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिच हैनीमैन, पूरा नाम, जिसको डॉक्टर हैनीमैन के नाम से कहते हैं। और वो एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। पहले वो एक केमिस्ट थे, इसके बाद उन्होंने एलोपैथिक डॉक्टरी की। और बेसिकली उनके यहाँ जो है कारपेंट्री का काम होता था, उनके फादर जो करते थे। और वो क्योंकि बहुत शार्प माइंडेड थे तो वो अपने मतलब पुश्तैनी कारोबार को छोड़ के और इस प्रोफेशन में आए। और जब उन्होंने एलोपैथिक स्टार्ट किया तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि बहुत जेंटल वे नहीं था। तो वो चाहते थे कि समाज में कोई ऐसा डेवलपमेंट हो, ऐसी पैथी आए जो
समाज को फायदा दे सके बहुत जेंटल तरीके से, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो और जो खाने में बहुत सिंपल हो। मतलब इस तरीके की सोच के साथ उन्होंने काम किया और उसका परिणाम स्वरूप होम्योपैथी का आविष्कार हो गया। और ये जो आपने पूछा जी, तो ये ब्रिटिश टाइम की बात है। महाराणा रणजीत सिंह जी का ट्रीटमेंट उस समय कोई ब्रिटिशर थे जी, और उनके साथ में एक बंगाली और थे जी, तो उनको जब महाराणा रणजीत सिंह को स्किन का कोई प्रॉब्लम था, इशू था जी, तो उस समय सारा एलोपैथ डॉक्टर्स और आयुर्वेदिक भी लोग हार गए थे और वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक हुए थे। तो फिर महाराजा रणजीत सिंह पटियाला वालों का रुझान होम्योपैथी की तरफ बढ़ा। जी। तो क्योंकि एक बंगाली डॉक्टर थे तो वो उनके टच में आए ब्रिटिशर के, वहां से वो कोलकाता ये इस चीज को होम्योपैथी को लेकर गए। वो मेडिसिन बाहर से ही मंगाते थे, जर्मन से उस समय। तो इस तरीके से फिर ये जो है बंगाल में डेवलपमेंट इसका स्टार्ट हुआ। वहाँ पर विशिष्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया कि इस पैथी को आप डेवलप करो और धीरे धीरे इस तरीके से आज की डेट में एशियन कंट्रीज में बहुत अच्छा है होम्योपैथी का। ओके सर, मेरा एक ये क्वेश्चन है, जैसे आपने तो बहुत प्रैक्टिस करी है, 30 साल से आपको होगी और मेरी वाइफ का भी ट्रीटमेंट आपसे चल रहा है तो सेटिस्फैक्टरी है। मेरा एक ये है कि जैसे आपकी प्रैक्टिस को इतना टाइम हो गया और पॉपुलैरिटी भी आपकी है, तो ऐसा कोई मिरेकल आपने कभी देखा कि यार ये केस नहीं था लेकिन फिर भी मैंने ये कई बार आप इसको गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं या चमत्कार का तो कभी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन एक इंसिडेंस मेरे को थोड़ा थोड़ा याद पड़ता है। जैसे 28 साल करीब मेरे को प्रैक्टिस में हो गए अलीगढ़ में। इससे पहले मैं जयपुर था, वहीं से मैंने किया था। तो ऐसे ही मैं एक दिन जा रहा था तो मेरी वाइफ का फोन आया कि सब्जी लानी है आपको। तो मैंने कहा ठीक है जी। मैं रुका एक सब्जी वाले के पास में, तो मैं सब्जी लेने लगा, देखा वहाँ एक लेडी एक बच्चे को गोद में लिए हुए बैठी हुई है। जी। तो मैंने पूछा, मुझे लगा कुछ, तो मैंने पूछा क्या हुआ, इस छोटा सा बच्चा गोद में था। अच्छा। तो मुझे लगा कि ये बच्चा 1 हफ्ते या 10 दिन का करीब होगा जी। तो मैंने पूछा क्या हुआ इस बच्चे को, ऐसे कैसे? तो उसने कहा नहीं ये 6 महीने का बच्चा है। अच्छा। और मैंने महसूस किया सीवियर डिहाइड्रेशन में था। उसने जो जवाब दिया, नाए डॉक्टर साहब अब नाए बच्चे को हम तो इंतजार कर रहे हैं जाको। अच्छा। मरने को बच्चों कि ये मेरी बेटी को लल्ला है। इस तरीके से वो बिल्कुल देहाती भाषा में उसने बोला, कहीं ना कहीं हिम्मत हार चुके थे। हाँ। तो मैंने क्यों किसको दिखाया जी? तो बोले कि मैं जो है अभी जो है मेडिकल कॉलेज से, वो उसने बोला अपनी लैंग्वेज में, अभी माऊ दिखा लो, मेडिकल में दिखाया और सारे डॉक्टरों को दिखा लिया बच्चन वालन को। इस तरीके के बिल्कुल उसने तुम्हें क्या कह दिया, उन्होंने ठीक तो हो जाएगा ना कि नहीं, उन्होंने मना कर दिया है तो अब मेरी बेटी यहाँ छोड़ गई है, अब मैं इसके मरने का इंतजार दी। तो वो मैंने देखा कि वो बच्चा जो है उसने बताया बहुत उल्टी कर रहा है। पता नहीं, अब ये मान के चलिए कि भगवान की जो मर्जी होती है। मैंने कहा शाम को आना, मैं इसकी मेडिसिन दे दूंगा जी और ठीक हो जाएगा जी। और ये कह के मैंने देखा बच्चा बार बार करवट ले रहा था, पेट केवल लेटना चाह रहा था। उसने बताया 6 महीने का बच्चा है, लग ऐसा रहा था 5-6 दिन का है। तो मैं कह के भूल गया और मैं सब्जी लेके चला गया घर। जी। बात आई गई होगी, अब बात आई गई होगी। मैं जब 6-6:30 बजे क्लिनिक शाम को पहुंचता हूँ तो वो आया, मैं उसे पहचान भी नहीं पाया। और वो बच्चों से जिद करा डॉक्टर साहब के चैम्बर में जाना है, मेरे को कह के गए। अब वो कंपाउंडर उसको अंदर नहीं घुसने देते। तो फिर मुझे लगा क्या हाल चल है बाहर, मैं क्या भेजो भाई इसको, क्या है? तो उन्होंने बताया, मेरे को याद आ गया, मैंने हाँ मैंने बोला था। जी। तो वो मेडिसिन मैंने उसको होम्योपैथिक दिया जी और 2 पुड़िया दे के मैं उसको, मैंने कहा ठीक है ना, मैंने उससे पैसे मांगे ना, उसने दिए। बोला ठीक है। मैंने कहा बताना भाई कैसे है, क्या रहेगा। और वो मैं लेके चला गया वो। और मतलब वो बिल्कुल भी कहीं भी कोई होपफुली नहीं था कि कुछ भी, लेकिन मेरे पास बड़ा कॉन्फिडेंटली आया था वो। मैंने दिया। अब 4-5 महीने की बात रही होगी, मैं फिर निकल रहा था उधर से, रास्ते में रोका, डॉक्टर साहब रुकिए। तो मैंने पूछा भाई क्या, क्यों रोक रहे हो रास्ते में? कि नहीं आपको कुछ दिखाना है, मैंने क्लिनिक दिखाना, कुछ पूछना है तो क्लिनिक पूछना, यहाँ क्यों रास्ते में रोक रहे हो? नहीं मालूम पड़ा कि वो 1 मिनट रुको, और एक इतना मोटा ताजा सा बच्चा लेके आ गए वो 6 महीने। हाँ, करीब 4 से 6 महीने की बात रही होगी। और मैं देख कर दंग रह गया कि वो ये वही बच्चा है। तो बोले कि वो आपने वो 2 पुड़िया दी थी और ये वही बच्चा है डॉक्टर साहब,
जी जी। तो मैं बस भगवान को धन्यवाद दिया कि तो ये miracle देखो ही है। करिश्मा। और मेडिसिन मैंने एसिटिक एसिड 30 दिया था, जी जी जो मुझे एक पिक्यूलर सिम्टम याद आया था होम्योपैथी का। जी। तो वो चमत्कार भी देखा, ऐसे ही कई सारे चमत्कार हो जाते हैं। ऐसे ही सालासर बालाजी में एक बार गॉल स्टोन में अब तक रिमूव नहीं कर पाया था। आपसे क्लियर कहूँ, जी जी जी। मैं दर्शन कर रहा था, मंदिर में फोन आया, डॉक्टर साहब मेरा गॉल स्टोन नहीं। आज भी आपको मैं रिपोर्ट सेंड कर रही हूँ और बिल्कुल केस सॉल्व था। और कोई मैंने कहा भी मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने 2-3 जगह और अल्ट्रासाउंड कराया, तो वो केस भी बोले नहीं है। मतलब जो स्टोन रिमूव, रीनल कैल्कुलाई तो बहुत सारी ठीक की है मैं, रीनल स्टोन तो निकल जाता है, गॉल ब्लैडर वाला, लेकिन गॉल ब्लैडर वाला अपने आप में तो वो एक, मैं तो मानता हूँ चमत्कार, मिरेकल ही है सर। क्योंकि हाँ, मेरा भी गॉल ब्लैडर निकला हुआ है, तो ज्यादातर मैं मना कर देता हूँ कि भाई नहीं होता, लेकिन वो केस ठीक हुआ था। तो इस तरीके से कई बार बहुत सारी चीजें मिरेकल भी होते हैं सर। हाँ। ओके सर, जैसे आपकी प्रैक्टिस है स्पाइन की भी बहुत अच्छी है जी। मैं अक्सर लोगों से सुनता हूँ कि अगर अलीगढ़ में दिखाना है, जैसे मैं अब ये जो बात बोलने वाला हूँ, ये पवन प्रयाग जी को तो आप जानते ही हैं। हाँ। तो पवन प्रयाग जी ने मुझसे कहा था कि यार ऐसे ही मैं किसी को फिजियोथेरेपिस्ट को ढूंढ रहा था, तो एक सज्जन थे, उनको प्रॉब्लम थी, तो बोले यार क्या प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा कुछ स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको। तो बोले अरे अपने घर के डॉक्टर हैं, अब वो आपको घर के ही डॉक्टर मानते हैं, बड़े भाई की तरह आपका रिगार्ड करते हैं। तो मैंने कहा कौन है, कि मनीष जैन है। तो जब भी फिर मैं वाइफ की दवा आपसे लेने आया था, तो अक्सर मतलब बहुत सारे मैंने भी सुने हैं कि स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसे आप उनका जिक्र कर रहे हैं तो उनके फादर का ही मुझे याद आता है कि आज से करीब 18 साल पहले वो जो है करीब 5 MRI उनकी थी। 5 MRI? हाँ, उस जमाने में अलीगढ़ में MRI नहीं होती थी। कौन सी सन की बात है सर ये? हाँ, ये 18 साल हो गए होंगे शायद। और पन्नालाल में स्टार्ट हुई थी जब भी, या नहीं थी वो, खैर आगरा या दिल्ली करा के लाए थे वो। ओके। और बिल्कुल मूवमेंट लॉक था, और वो एक तरीके से रिक्शे में लिटा के चारपाई पे उस तरीके से लेके आए थे, जब उनके पास 4 व्हीलर भी नहीं हुआ करता था। और वो आए और उनके फादर को मैंने देखा, अशोक जी नाम था। तो पहली 2 विजिट में पैसे सुन के वो थोड़ा सा उनको लगा कि नहीं, बोले मेरे को नहीं कराना है। अच्छा, क्या है वो मेरे से परिचित थे? जी जी जी। तो नहीं, मैं उनको विश्वास ही नहीं हुआ जी। तो इनके बड़े भाई और ये आए और मेरे को डिपॉजिट मेरा रहता है जैसे, वो उन्होंने डिपॉजिट जमा कराया, और अब ये राजी नहीं। अब इन्होंने बताया अपने फादर को, भाई हम तो पैसे दे आए, आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि सब जगह से आप ये हार मान चुके। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ट्रीटमेंट में रहे, मैंने फिर इनको कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट, कंबाइंड थेरेपी, फिजियोथेरेपी और होम्योपैथी का रखा जी। और उससे भगवान की दया रही कि आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं आई। और कई बार तो ऐसा होता था कि मैं इनकी साइड से निकल रहा हूँ जी, तो ये इनकी आदत थी बैठ के कमर झुका के और टॉयलेट करते थे। अच्छा। जैसे बिल्कुल देहाती आदमी होते हैं। जी। तो मैं गुस्सा करता था कई बार, अक्सर मैं कि ये क्या तरीका है, आपको मैंने मना किया है कि आपको उकड़ू नहीं बैठना है और झुकना नहीं है, पर ये मानते नहीं थे। लेकिन उसके बाद कभी तकलीफ हुई नहीं है। तो बड़ी बात, तो इस तरीके से है। तो स्पाइन के केसेस में आप मान लीजिए बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, करीब 97% तक, चाहे आपका सर्वाइकल हो, चाहे लोअर बैक प्रॉब्लम हो, चाहे शियाटिका हो या फ्रोजन शोल्डर हो, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। सर नॉर्मल जैसे मेरा भी अपना ऑफिस का काम रहता है, तो हम लोग की सिटिंग का जो लोग सिस्टम पर बैठते हैं या लॉन्ग सिटिंग है, तो उनके लिए तो एक सजेशन यही है कि वो लगातार ना बैठें। ओके। और ड्यूरेशन क्या रहना चाहिए उठने की? कम से कम आधा 1 घंटे बाद में वो थोड़ा सा वॉक करें, मूवमेंट होता रहना चाहिए। हाँ, वॉक नहीं कर सकते तो खड़े होके अपनी उस पे कदम ताल करें। ओके। और हल्का सा स्ट्रेचिंग करें। जी जी जी। और शरीर को हिलाना डोलाना बहुत जरूरी है। एक जैसे पोस्चर में बैठने से जी कई बार क्या है, कुछ मसल्स ढीली हो जाती हैं और कुछ टाइट हो जाती हैं, तो स्पाज्म बिल्ड हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको जो है सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए, ब्लड के फ्लो को मेंटेन करने के लिए हल्का सा मूवमेंट बहुत जरूरी है। मैंने सर ज्यादातर जो परेशानी आती है ना, वो आपका रॉन्ग पोस्चर की वजह से आती है। ओके। तो जैसे सर मैंने भी अपना नोट किया है, ये वाला जो हिस्सा है जी, यहाँ पे कभी कभी पेन होने लग जाता है। हाँ। तो ये रॉन्ग पोस्चर की वजह से? हाँ, रॉन्ग पोस्चर की एक्चुअली ये लोअर बैक से ही आता है। कई बार सियाटिक नर्व इन्वॉल्व हो जाती है या मस्कुलर पेन भी हो सकता है। एक तो क्या है कि पर्स नहीं रखना चाहिए। ओके, ठीक है। जनरली क्या है कि पर्स रख के बैठते हैं, तो वो अलाइनमेंट में चेंज हो जाता है और स्पाइन पे जोर आता है। दूसरा, हमको जो है वेट को शिफ्ट करना चाहिए जी बैठते में। एक जैसे पोस्चर में अगर वेट हो तो वो दूसरे में भी रहना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा,
बेंडिंग फॉरवर्ड का एक बहुत बड़ा रोल है। ओके। कि भाई आप बहुत ज़्यादा देर तक झुक के काम कर रहे हैं, जी। तो वो स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज उन लोगों को ज़रूर करना चाहिए। जी जी जी। और थोड़े थोड़े इसके पॉइंट्स होते हैं, वो करना चाहिए जिससे आराम मिलता रहे। ये आप कम से कम इतना तो कर लें कि आप बॉडी को फिट और मेंटेन कर पाएँ। सर एक बार मेरे साथ हो गया था ये, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं। जैसे मैं बेड पे लेटा था, जी। और मैं लेटा का लेटा ही रह गया, तो उसको क्या बोलते हैं इधर, मतलब एकदम बहुत ज्यादा नहीं, वो कई बार क्या है आपका था क्या, हाँ, देसी भाषा में नचका नहीं, बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कई बार चिक जाना भी बोलते हैं। चिक जाना भी बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो बच्चा को उल्टा पैदा हुआ, वो पैर लगवा लो, तो वो काम वो अलग अलग देखिए, अलग अलग लोगों की मान्यता है। मैं ये तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं नहीं जानता उस चीज को। और उसका भी कोई लॉजिक होगा कि वो प्रेशर पॉइंट पर लग जाता होगा पैर, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसा नहीं है तो, लेकिन वो उसमें हमारे को एक्सरे या एक्सरे जैसे आगे चिक ना जाए कभी, देखिए सडनली हो गया था वो। पोस्चर का है आपका, आपका पोस्चर को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और दूसरी चीज, आपको डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। विटामिन डी, B12 ये बहुत जरूरी है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो रही है तो बोन्स की जो कैल्शियम डेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो जब डेंसिटी कम हो जाती है तो कार्टिलेज पे सूजन आ जाती है, क्योंकि स्ट्रेंथ कम हो जाती है बोन की। जी। तो वो उस पे भी हमको काम करना है। तो वो देखना पड़ेगा कि हमारा जो डाइट है, पोस्चर है, वो सारा मेंटेन करें। आजकल सर नॉर्मल हर इंसान को देखा है तो विटामिन डी की कमी निकल आती है, जबकि हम इतनी धूप लेते हैं सारी चीजें, तो इसका कैसे ध्यान रखें? विटामिन डी कमी क्या है, हमारा जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है वो कम हो गया है थोड़ा। दूसरा, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा हेक्टिक है। और अडल्ट्रेशन बहुत है जी। तो आप ही तो कह रहे हैं कि हम विटामिन डी प्रॉपर ले रहे हैं, नहीं मिलता उतना। आप एसी में बैठे हैं, विटामिन डी हाँ, तो वो बहुत सारी चीजें, आपका फिजिकल मूवमेंट कम हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस ज्यादा है। तो क्यों डायबिटीज और ये सब आ रहा है? मेंटल स्ट्रेस से आ रहा है। मेंटल स्ट्रेस कम होगा तो ये चीजें भी, डायबिटीज वगैरह, हाँ, ये सब आप करती हैं सारी चीजें। सर जैसे नॉर्मल आपने कहा कि डायबिटीज बीपी एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि आजकल सुनो तो 30-40 के बाद में नॉर्मल हो जाती है। तो होम्योपैथिक में इसका कोई सॉल्यूशन परमानेंट है कि खत्म हो सकती है? बिल्कुल, होम्योपैथिक में सॉल्यूशन है, और कुछ कार्डिक मेडिसिन अच्छी हैं, कुछ ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छे हैं। अच्छा, होम्योपैथिक में एक प्लस पॉइंट ये है, होम्यो मेरे को प्रॉपर वर्ड नहीं आ रहा, होम्योस्टेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करती है। वो बैलेंस करती है, यानी कम है तो ज्यादा करेगी, ज्यादा है तो कम करेगी, बैलेंस कंडीशन मेंटेन करती है होम्योपैथिक। जी। तो उसका रोल है। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं तो वो काम कर जाती हैं। सर जो लोग ज़्यादातर सेटिंग करते हैं तो अक्सर पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, तो जी एक्चुअली एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड नीचे की तरफ ज़्यादा होता है ना, ग्रेविटी की तरह। ओके। तो वही रहता है। तो एक से ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन अगर है आपको तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली परेशानी आएगी। ओके सर, एक और मेरे सज्जन थे, जानने वाले दोस्त, उन्होंने एक मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मुझे तो वो लैंग्वेज नहीं याद आ रही, कुछ ऑपरेशन के बाद में रेक्टेंगल वगैरह कुछ होता है जो नीचे हो जाता है, इसकी वजह से भी शायद पाइल्स की प्रॉब्लम कुछ होती है, ऐसा कुछ? नहीं, रेक्टेंगल एक्चुअली रेक्टम पर दिक्कत आती है, रेक्टम पार्ट होता है, रेक्टम पार्ट होता है, हाँ, वहाँ दिक्कत आती है। तो कई बार किसी को फिस्टुला है या कोई फिशर है या एक्सटर्नल पाइल्स है या इंटरनल पाइल्स है, डेवलप हो जाता तो वो चीजें कुछ आ सकती हैं सर्जरी। तो वो फिर जो है देखना पड़ेगा कि उसमें हमको रेक्टोस्कोपी कराना है या कुछ और जांचें जो करके उसके बाद डिसाइड होता है कि क्या है। बेसिकली जो सिम्टम रहते हैं वो होम्योपैथिक में बताएगा कि भाई मेरे को ब्लीडिंग पाइल्स है, ब्लड आ रहा है पॉटी में, या जलन हो रही है, या आग सी लग रही है, इस तरह के सिम्टम देता है, तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन सेलेक्ट होती है। तो बेसिकली होम्योपैथी सिम्टम्स पे काम करती है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर जो भी बिल्कुल आप। अच्छा सर, इसमें एक मदर टिंचर और उसका भी क्या होता है, ये क्या होता है? ये डिफरेंट फॉर्म है। मदर टिंचर्स आप ये मानिए मूल अर्क है, अच्छा, जो प्रिजर्व करते हैं अल्कोहल में। ओके। और ये मतलब वनस्पतियों से जाता है नहीं, या फिर ये अल्कोहल से ही सारा कुछ? नहीं, अल्कोहल से कोई, अल्कोहल तो मीडिया है। ओके, तो मदर टिंचर्स तो अर्क है। अच्छा, अर्क है, हाँ, जो जड़ों से है। अब हर्बल भी हो सकता है, हर्ब से भी है, प्लांट से भी है, और आपका जो है मतलब एनिमल भी है, एनिमल किंगडम से भी हमको मिलते हैं मेडिसिन। अब लेकेसिस है, नाजा है, तो एंटीडोट का काम करता है, स्नेक पॉइजन है जो। तो ऐसा नहीं है, अब जैसे
आँख पे किसी की मधुमक्खी ने काट लिया, जी जी जी, तो उस मधुमक्खी के डंक से भी मेडिसिन बनता है, एपिस होता है जो वैसी स्वेलिंग दे देता है, सूजन ला देता है, तो वो एपिस काम करेगा। मिलते जुलते सिम्टम्स। ओके और आपका मेटल्स में है, मेटल किंगडम हो सकता है जी, मिनरल हो सकते हैं सारे। तो ऐसा नहीं है, तो अलग अलग चीज़ों से मेडिसिन बनता है, केवल एक चीज़ से ही नहीं बनता। एक ही चीज़ में। सर आजकल अल्कलाइन वाटर का बड़ा क्रेज चल रहा है, तो इसके बारे में कुछ आप सलाह देंगे कि मिनरल वाटर हम पीते हैं या फिर नल का अपना वाला नल वाला पानी देखिए, बेटर है? अब वही चीज़ है कि हम अगर किसी चीज़ से लड़ रहे होते हैं तो लड़ते लड़ते हम स्वतः ही मजबूत हो जाते हैं उसके प्रति। जी जी जी, तो किसी जवान, ये तो अभी आप ये मान के चलो कि 20-22 सालों से आरओ वाटर या मिनरल वाटर, और ये उससे पहले तो सब नॉर्मल टेप का पानी आ रहा था, जो नगर निगम का या हमारे जमीन से जो पानी आ रहा था, नल से खींचते थे या कुएं का, तब भी लोग सरवाइव करते थे। जी जी जी, तो ऐसा नहीं है, अब वो इम्यूनिटी रहती थी उसके प्रति, अब हमने चेंज कर दिया है। जी, तो कई बार क्या होता है कि मिनरल्स वगैरह का लॉस भी, टीडीएस का अगर नहीं देखते तो वो मुझे लगता है ऐसा कि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए और हार्मफुल हो रहा है। और कई जगह तो ये आरओ बैन कर दिए हैं। ओके, लेकिन परेशानी ये है कि जहाँ इंडस्ट्रियल वो है, वो सब नीचे पानी डाल रही हैं, जी, तो वहाँ एडल्ट्रेशन तो हो ही रहा है ना पानी का, और पानी स्वच्छ नहीं है उतना, केमिकल वाला और उसका आ रहा है, तो हार्मफुल हो रहा है। सर जैसे बड़ी कुछ बीमारियां हैं या डर लगता है कैंसर है, तो इनका कोई प्रिकॉशंस वगैरह है कि ये ना होने, हार्ट अटैक है तो कोई प्रिकॉशंस ले सकते हैं पहले? नहीं, ऐसा हार्ट अटैक के बारे में तो ले सकते हैं जी, लेकिन कैंसर एक इज एबनॉर्मल ग्रोथ है। ओके, और ये कब कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि टिश्यूज का जो डेवलपमेंट है वो डिस्ट्रक्टिव कंडीशन में जाता है, जी जी जी, तो वहाँ कैंसर का ग्रोथ आता है। नॉर्मल कंडीशन में अगर डेवलप हो रहा है तो कैंसर नहीं आएगा, लेकिन जहाँ सेल हमारा एबनॉर्मल डेवलप हो रहा है वहाँ कैंसर आ सकता है। अभी सर मैंने ट्रीटमेंट इसका सुना है, एक नई तो आई है, जैसे एक तो आपका कीमोथेरेपी हुई गई जी, और एक सर्जरी हुई गई, एक और सर कोई, अभी मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, शायद आपको पता हो, वो बॉडी को बूस्ट करते हैं और उसके माध्यम से वो ट्रीटमेंट करते अब हैं। ये मेरे को तो उसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन हाँ होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट है। ओके, और बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन लिमिटेशन रहेंगी अपने हाँ, अगर बेसिकली अगर प्राइमरी स्टेज में आ रहा है जी, तो ये क्योरेबल है। क्योरेबल है, क्योंकि थर्ड फोर्थ स्टेज में तो फिर असंभव वो चीज हो जाती है। मेटास्टेसिस ज़्यादा हो जाती है और जी, बॉडी के अंदर एब्नॉर्मलिटीज़ ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं, तो वाइटल्स काम करना कम कर देते हैं। आजकल सर देखा जाता है तो साइलेंट अटैक बहुत आते हैं, तो इससे कैसे आप बच सकते हैं, या कोई आप ऐसा ये तो देखिए, अब ये तो बड़ा बहुत ही गहरा विषय है जी, आज के टाइम पे, और कहीं ना कहीं हर कुछ परिवार प्रिकॉशंस रखने चाहिए। वो तो खाने पीने में, और बेसिक प्रिकॉशन यही है कि हर दर्द को आप गैस का और उसका ना माने। अगर बाईं साइड पे अगर आपको दर्द आ रहा है या राइट साइड, हाँ, और रेफर्ड पेन नहीं आता, आपको पसीना आ रहा है, आपकी सांस फूल रही है, आपको अनईजी लग रहा है, छाती पे भारीपन आ रहा है, उस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाके ईसीजी जरूर कराना चाहिए, टॉपाई टेस्ट कराना चाहिए जिससे क्लियर हो जाए, इको कराना चाहिए। जी। और अगर फिर भी आपको लग रहा है तो आप, आजकल जरूरी नहीं है कि एंजियोग्राफी आप डायरेक्ट वायर से कराएं, सिटी एंजियो करा सकते हैं। सिटी एंजियो करा सकते तो वो एक फेवर में रहता है कि उससे बचाया जा सकता है। ओके, इसका सर कोई मेडिसिन, इसका जो हार्ट अटैक का कोई ट्रीटमेंट अपना होम्योपैथिक में है? होम्योपैथिक में बहुत सारा है, सिम्टम्स आ गए उसको, कैक्टस है जी। कितने परसेंटेज तक सर हम इसको क्योर कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं, इंडिविजुअलाइजेशन है, ऐसा नहीं कह सकते कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, वेरी करता है। लेकिन हमारे पास में ट्रीटमेंट हाँ बिल्कुल, पहले तो मेडिसिन डाइकार्ड एक आती थी, इसेंसिया ओरिया एक आती है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, गोल्ड ड्रॉप्स करके बोलते हैं इसको, होम्योपैथिक में अच्छा है हार्ट के लिए। तो इसमें डिजिटेलिस आ जाता है, कैक्टस आ जाता है, और बहुत सारी मेडिसिन है जो इसमें काम करती हैं। सर जैसे आयुर्वेद में बीपी और शुगर को बीमारी ही नहीं मानते हैं, एलोपैथी में तो देखा जाता है तो सबसे पहले सर्जरी होगी या कुछ भी होगा तो वो पहला ही सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है। तो ये कि होम्योपैथिक में भी हम इसको ऐसी बीमारी ही उतनी एलोपैथी की तरह ही इसको गंभीर लेते हैं, या आयुर्वेदिक की तरह ठीक है, ऐसा कुछ? नहीं, गंभीरता तो हर चीज़ को लेनी चाहिए। अगर बेसिकली शुरुआत में पकड़ लेते हैं जी, और उसको हम प्रॉपर उसका बचाव जी तरीका उसका अपनाते हैं तो फिर परेशानी क्यों आएगी। ओके, ये रिवर्स हो सकती है क्या? शायद उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि रिवर्स हो जाती है डायबिटीज, ऐसा कुछ कंसेप्ट
रिवर्स या ये से सिर्फ मैं myth है? आपका तात्पर्य नहीं समझ पा रहा। मान लो किसी को डायबिटीज हो गई, हाँ, वो फिर नॉर्मल भी हो सकता है। एक तो होता है कि मेडिसिन खा रहा है तो वो मेडिसिन नॉर्मल देखिए क्योरेबल नहीं है, पहली चीज ओके। क्योरेबल नहीं है, जी जी जी, तो आपको मेंटेन तो करना मेंटेन रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, आपको मेडिसिन पड़ेगा। ये लेनी पड़ सकती अगर कोई ये कहता है तो झूठ है, मिथ है, है। ओके, बिल्कुल गलत है। क्योंकि आजकल वो मीडिया पे ऐड आता है, हिम्स वालों का अक्सर आता है, हिम्स वाले मैं डॉक्टर साहब से जी, खूब जी। व्यक्तिगत रूप से परिचित रिवर्स हूँ। आपकी डायबिटीज हो हाँ, जाएगी। मैं मेरठ में उनका है जी और जी कई सेमिनार में मैं उनके साथ रहा हूँ जी जी जी। और बहुत अच्छे से परिचित हूँ। उनका थोड़ा आयुर्वेदिक और ये रहता है। अब उन्होंने नेचुरोपैथी की तरफ भी उनका कॉन्सेप्ट रहता है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे वो काम करते हैं डॉक्टर विश्वास। जी 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 और मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से भी परिचित हूँ, कई बार मेरी बात भी हुई। जी जी। और वो जो काम कर रहे थे बेसिकली वो दूसरे फील्ड से थे, बाद में कन्वर्ट हुए हैं वो डॉक्टरी में। ओके, तो नेचुरोपैथी के उन्होंने फिर किया। जी 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 तो उनका थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज है, जी, नेचुरोपैथी और ये सब कॉम्बिनेशन है, लेकिन रिजल्ट हैं उनके। रिजल्ट है एक सर नॉर्मल। अभी जैसे पहले हम लोग गेहूं खाते थे, या पहले हमसे जो बड़े बूढ़े थे वो चना और इसकी रोटी वगैरह खाया करते थे, ज्वार वगैरह की, जौ वगैरह की। फिर गेहूं आ गया। अब गेहूं खाने से डर लगता है, जिसको भी देखो गेहूं में कैंसर बता देगा, या ये मिलेट्स खानी चाहिए। अभी पॉसिबल तो होती नहीं नहीं, ना देखिए सर। ये सारा रोल, एक तो जो पेस्टिसाइड्स यूज हो रहा है, जो फर्टिलाइज यूज हो रहा है जी वो, और सॉइल भी हमारी अडल्ट्रेट है जी, आज जी, की डेट में। जी। तो वो कहीं ना कहीं बॉडी में, तो आप जो खा रहे हो, जैसे पहले कहते थे कि जैसा अन्न खाएगा वैसी सोच हो जी जाएगी, जी, जैसा खाओगे तो वैसा होगा। वैसा, हाँ। जी तो जी। वो कहीं ना कहीं लागू तो होता ही है। तो ये तो सर मिलेट्स में भी होता होगा ना? तो हर सभी चीज में में होता होगा, वो तो तो ऐसा सभी में। ऐसा कोई खास जरूरी है नहीं कि नहीं मिलेट्स नहीं, ही वो खाने तो हैं, गेहूं कहने नहीं में आ खाने? गया कि गेहूं का हर जी, चीज जी। में ही हो रहा है, क्यों ऑर्गेनिक की तरफ भाग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो ऑर्गेनिक तरफ लोगों का रुझान है। लेकिन सर जो ऑर्गेनिक चीजें अभी जो कॉस्टली हैं, वो हर इंसान की रीच में नहीं है। नहीं, रीच में नहीं है। दूसरा क्या है, आप लोगों ने अब उसको गेहूं खाने से भी डराया जाता है। नहीं, तो अब उसमें भी धंधा करना चालू कर दिया है। वो है इनऑर्गेनिक है और लोग ऑर्गेनिक करके बेच रहे हैं उसे। बिल्कुल बिल्कुल। सॉइल उसका सही नहीं है। कायदा तो ये कहता है कि वो 3-4 साल तक वैसे ही पड़ी रहे सॉइल, कोई उसमें नहीं है, और उसको हर बार जो है खाद मिट्टी की पलटी होती रहे, तो उसके भी बहुत प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं लगता जैसे एक माफिया है पूरी मेडिसिन की भी? देखिए माफिया किस चीज में नहीं है, उसको इंक्रीज हर चीज में। देखिए मार्केटिंग है, जहाँ मार्केटिंग है वहाँ माफिया है, जहाँ बिजनेस आ गया मार्केटिंग, जहाँ व्यापार है वहाँ तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। आजकल आप जैसे देखेंगे कि ये आपका गेहूं है, गेहूं में तो ग्लूटेन नाम से चीज होती है, वो टीटीजी टेस्ट कराते हैं इसके अगेंस्ट, एक वो टेस्ट बहुत सारी चीजें होती हैं। या अभी एक नया प्रचलन आ गया कि यार दूध भी नहीं पीना चाहिए। अब ये देखिए ऐसा नहीं है, लोग तो अब अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग है, जो जिसको बिलीव कर रहा है वो कर रहा है। तो आप क्या क्या चीज छोड़ सकते हैं, क्या क्या चीजें छोड़ सकते हैं? लाइफ को आप अपने आप अच्छी सोच के साथ मेंटेन करिए, और क्या है। या सर ऐसा नहीं है कि जब फिजिकल मूवमेंट कम हो गया तो सारी बीमारी अपनी आप ही बॉडी में? हाँ, देखिए ऐसा है, लोगों का फिजिकल कम हुआ, मानसिक ज्यादा हुआ जी, तो इसलिए स्ट्रेस ज्यादा, उसकी वजह से सबसे पहले देखिए आप मान के चलिए जो भी आएगा वो मानसिक रूप से आएगा, फिजिकल बाद में आएगा। बिल्कुल, आपका माइंड अलार्म करेगा। जी जी जी, है ना। अभी बच्चा पैदा हो रहा है तो रोएगा, तो उसे जिंदा रहने के लिए दिमाग में आएगा कि मैं रोऊंगा, मुझे रोना है, तभी तो लंग्स फूलेगा, तभी बॉडी मूवमेंट करेगी, तभी बॉडी मूवमेंट। जी, तो पहले मेंटल इच आएगा, फिजिकल इच बाद में आएगा। तो वहीं से सोरा स्टार्ट हुए, फिर आ गया होम्योपैथी के उस पार्ट पे जहां से हम चले थे। सोरा आ गया ना। एक और आपने 3 चीजें बताई थी, सोरा, साइकोसिस, जब बच्चा पैदा हुआ, जी जी, जो सिम्टम्स लेके आया जीने की जद्दोजहद, वहां सोरा आ गया जी। और उसके बाद साइकोटिक चालू हो गया, मेरे पापा से पैसे निकालने हैं, पढ़ाई करना है, कहाँ बचूंगा, क्या करना है, बचाव, देख रहा है कनिंगनेस, जहाँ पर ईर्ष्या, जी जी जी, है ना, ये सारी चीजें डेवलप होने लगी। जो है कंजूस, पैसे कैसे बचाऊंगा, 2 पैसे कैसे बचा लूं, 2 पैसे कैसे बना लूं, समझ डेवलप हो रही है, वो चालाकी जी, वो साइकोसिस हो गया। साइकोटिक मियाज में होता है ना, साइकोटिक हो जाएगा वो जी। उसे दिमाग दौड़ा रहा है कि कैसे कर। इसके बाद में आता है सिफिलिटिक। सिफिलिटिक यानी डिस्ट्रैक्टिव, वो उससे ज्यादा उसको अब कोई गिल्ट नहीं आ रहा उसको करने में। साइकोटिक तक तो उसे गिल्ट था, मैं मर्डर कर दूंगा, पकड़ा जाऊंगा। अब उसने एक मर्डर कर दिया, उसके बाद वो फ्री माइंड हो गया, या उसकी सोच ही कहती मेरे को 100 पैसे कमा लिया, मुझे 1000 बनानी है, जी जी जी। तो वहां पर उसकी कंडीशन डिस्ट्रक्टिव हो गई। साइकोटिक तक तो ठीक था, जहां पर सिफिलिटिक हुआ तो वो डिस्ट्रक्टिव हो गया।
ऐसे ही आपका शरीर है। साइकोटिक सिम्टम आ रहे थे वहां तक तो ठीक है, जहां सिफिलिटिक सिम्टम्स आने स्टार्ट हुए वहीं वो कैंसर का पार्ट आ जाएगा। एबनॉर्मल ग्रोथ्स, वो डिस्ट्रक्टिव कंडीशन, सिफिलिटिक ऑरा में जा रहा है वो। अब सिफिलिटिक जो होते हैं, जो हार्ड मर्डरर होते हैं या जिनको कई हार्ड टाइप के क्रिमिनल हैं, वो प्रोफेशनल हो गए एक तरीके से, वो सारा जो है सिफिलिटिक मियाज में जाएगा, डिस्ट्रक्टिव। जी 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 जी, उन्हें टेंशन ही नहीं है कुछ भी। हाँ, वो डिस्ट्रक्टिव है ना, वो हो गए, वो कुछ भी कर ही देंगे, सोचने समझने का उनका फर्क ही नहीं पड़ता उन्हें। तो ये इस तरीके से होम्योपैथिक, देखिए शुरू में भी यही बात कर रहे थे यहाँ, तो ये अभी आके भी हम यही बातें कर रहे हैं। अभी सर जैसे आप एक्यूपंक्चर का भी आपका काम है अपना, तो उसको भी आपकी प्रैक्टिस है, तो वो कैसे काम करती है, उसके कुछ एग्जांपल? हाँ, एक्यूपंक्चर के कुछ पॉइंट्स होते हैं, मेरिडियंस हैं अलग अलग जी। तो ये 12 हमारे वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर मेरिडियंस होते हैं जी, और अलग अलग तरीके से मेरिडियन, हर एक का लीवर मेरिडियन अलग है, और वो है टाइम क्लॉक है, वो काम करता है। एक्यूपंक्चर अलग अलग इंडिविजुअली पॉइंट्स की कुछ अपनी वैल्यूज़ हैं जो मेडिसिनल एस्पेक्ट पे काम करती हैं एक तरीके से, उसके इंडिविजुअलाइजेशन है। जैसे LI4 पॉइंट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन 4 पेन के लिए बहुत बढ़िया है। आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है, आप लार्ज इंटेस्टाइन 4 को दबाएंगे इस बॉक्स पे ये, तो अगर आप इसको डीपली प्रेशराइज कर रहे हैं तो आपका कहीं भी दर्द हो, इधर किंग ऑफ रेमेडी, मतलब आपके पास दवा नहीं है लेकिन किंग ऑफ रेमेडी वाला ये मतलब बोल रहे हैं, ये पॉइंट बहुत अच्छा काम करता है। कितनी देर से पुश करके रखना चाहिए इसको? आप प्लगिंग करके छोड़ सकते हैं कुछ सेकंड में डीप, नहीं तो स्वेलिंग आ जाएगी, सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्ट होगा ना, तो वो भी नुकसान है। तो आपको प्लगिंग करके छोड़ना है। प्लगिंग करके सर कितना, 2-3 सेकंड्स को, हाँ 5-7 सेकंड्स को आप डीप प्रेशर देके इसको छोड़ सकते हैं। हाँ, इतना कितनी बार मतलब रिपीट करना है? कई बार रिपीट कर सकते हैं, मतलब वो पेन आपको वो आपके डिपेंड मिल रहा है, उस पर आप डिपेंड करता है कि आपको कितनी बार पुश करना है। अब ऐसे UB40 पॉइंट है पीछे, यूरिनरी ब्लैडर चैनल है जी, तो ये वाला हमारा यूरोजेनेटल में काम करता है, लो बैकेक में, शियाटिका में जी जी, और पोलियोमाइलाइटिस में जो है हेमीप्लेजिया आ रहा है या पैराप्लेजिया आ रहा है, पैरालिसिस के अंदर भी UB40 काम, हर पॉइंट का अलग वैल्यू है। GB21 है, बहुत डेंजरस पॉइंट है ये, तो इस सर्वाइकल में बहुत अच्छे रिजल्ट है। अब इसके साथ में अगर हम कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जोड़ देते हैं जी जी जी, तो उसके भी रिजल्ट अच्छे हैं। अब आपने देखा होगा पूरे ये हिंदू माइथोलॉजी बेस्ड ट्रीटमेंट है। अगर आप चाहते हैं इस पे कि हमारे यहाँ बचपन में जो है चंदा सूरज गले में डालते थे, है ना, अभी भी डालते, और वो काला वो धागा बांध देते हैं, काला धागा नहीं, मोतियों वाला, वो वाला जो बच्चों को पाँव में भी डाल देते हैं, कौंदनी बांधते थे, तो स्पाइन को मजबूत करने के लिए ये एक्यूप्रेशर पॉइंट इधर जी जी जी। तो वो बच्चों का ये रहता है कि बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो दब के पॉइंट्स जो है स्ट्रेंथ मिले बॉडी को। या आपने देखा होगा राजस्थान में जो लेडीज हैं वो पाँव में कड़े बड़े भारी कड़े, वो पानी उनको दूर से लाना होता है जी जी, तो मसल्स। और कई बार अब जो हमारे यहाँ पैर दबाने का जो रिवाज है वो काफ मसल्स को पंपिंग करते थे, द सेकंड हार्ट ऑफ द, ये काफ मसल्स जो है सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी है, तो इसको पंप करते थे इससे कि वो दूर, पहले क्या पैदल चलते थे लोग ज्यादा, तो वो थकान मिट जाती थी जी। अब आप मंदिर में हमारे यहाँ बोलते हैं कि अलाउ नहीं है, नंगे पैर भी अलाउ नहीं है, आपको मंदिर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है, तो चट्टियाँ पहनने को, लकड़ी की खड़ाऊ पहनने को कहा गया है जी जी। तो ज्यादातर जो लोग मंदिर में रहते हैं तो आपको खड़ाऊ पहने मिलेंगे, क्योंकि मंदिर में इतना पॉजिटिविटी है कि वो उनकी एनर्जी को ले लेगा, है ना, मंदिर उनकी एनर्जी को ले लेगा, हाँ तो इसलिए वो खड़ाऊ पहनते हैं। तो मतलब नॉर्मली नंगे पैर नहीं, हाँ वो एक्यूप्रेशर पॉइंट भी उनके काम करेंगे, खड़ाऊ हार्ड है जी 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 जी, तो पुश मिल रहा है तो कहीं ना कहीं बॉडी को भी स्ट्रेंथ मिलेगी। अब जैसे आप ऐसे मान सकते हो, आप शवासी दे रहे हो, पीठ क्यों थपथपा रहे हो जी, आप आशीर्वाद देते हो तो सिर पे ही क्यों दे रहे हो, इट्स अ गवर्निंग पॉइंट। GB21 एक था, ये GB21 था, एक है GB गवर्निंग वेसल्स 21 कमांडिंग पॉइंट, इसको कहते हैं आशीर्वाद पॉइंट। अगर आप कोई भी ग्लैंड भी सर कुछ बोलते हैं, कुछ होता है यहाँ पे क्या? हाँ वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं एक्यूपंक्चर के लिए बता रहा हूँ आपको। ये वाला जो पॉइंट है, ये जो है ना, जब हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो इसको टच जरूर करते हैं। अगर कोई भी मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर है तो इस पॉइंट को जरूर करेगा लास्ट में काम करने के बाद, एक्यूपंक्चर सुजोग के अंदर।
ओके। तो ये अलग, सबकी अलग अलग चीज़ें हैं बहुत सारी। सर बड़ी अच्छी बात है। मतलब सोचो हिंदू धर्म की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक्यूप्रेंचर ही है। हाँ, अरे आप ये देखिए ना कि बहुत सारी चीज़ें को रिलेट करते हैं। आप बिंदी लगा रहे हैं, ग्लेविला वाला पॉइंट दर्द का, कान छिदवा रहे हैं, टोटली उससे जोड़ा हुआ है धर्म से, इसलिए जोड़ दिया। आप टीका भर रहे हैं मांग का, लेडीज का यहाँ तक का, तो ये जाता है बिल्कुल GB21 तक मांग भरते हैं सीधी। जी ऐसा करके जाता है ना। जी। तो वहाँ जाके रुक जाता है बीच में। जी। तो वो GB21 तक ही आता है। कहीं ना कहीं वहाँ प्रेशर पड़ रहा है, और वो प्रेशर, आपके टीके अलग अलग हैं जी। हिंदू माइथोलॉजी में टीके का भी अलग रोल है। माथे पे जो पॉइंट्स होते हैं तो आपको ब्रेन रिलैक्स करने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, तो अगर आप डीपली जाएंगे तो फिर आपको मालूम पड़ेगा। जो सर आपने तो मतलब बहुत अच्छी बात बताई कि हमारी संस्कृति भी कितनी प्रगतिशील होगी, उन्होंने किस तरीके से टच किया होगा। नहीं, ये तो हमारी संस्कृति को फेडेड किया है ना लोगों ने, ऐसा नहीं है। तो सब उनको अलग तरीके से ढकोसले बता दिया कि यार ये तो देखो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, जबकि उसको सबको कहीं ना कहीं एक मेडिसिन से जोड़ रखा था उन लोगों ने। हाँ, तो ये पुराने लोग जो है, ऐसा नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी मंदिर और इतनी चीजें बनाई हैं, इतनी आर्किटेक्ट, तो ये आज का डेवलपमेंट थोड़ा है, ये तो फेडेड हो गई ना चीजें। अब सोचो सर कोई बच्चा है, आशीर्वाद लेने आया आपसे, तो आपने पीठ भी थपथपा, कर पे भी हाथ रख दिया, तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ ही आ रही है। बिल्कुल। और एक कहीं ना कहीं मन को भी पीस मिल रहा है। नहीं, पॉजिटिव ऑरा काम कर रहा है, आपकी पॉजिटिविटी जा रही है, आप बिल्कुल, आपका जो पॉजिटिव ऑरा है वो वहाँ जा रहा है। जी। तो जब भी तो स्ट्रेंथ काम करेगी। ओके। तो सर ये जो हम हाथ मिलाते हैं ऐसे करके, एक वेस्टर्न कल्चर है, हमारा तो कल्चर नहीं, हमारा कल्चर ही नहीं है, हमारा हाथ मिलाने का है ही नहीं हमारा कल्चर। हमारा तो हाथ जोड़ने का कल्चर है, प्रेशर पॉइंट। जी। तो जो आपकी देखिए उसमें भी है ना। जी। क्या आप हर एक से हाथ मिला रहे हैं जी, तो आपको नहीं मालूम कि ये सामने वाला नेगेटिव एनर्जी के साथ आ रहा है कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ आ रहा है। तो आप इंसान से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। तो हर एक से आप वो किस सोच के साथ आ रहा है, आपने हाथ मिलाया, आपकी एनर्जी तो वो ले गया एनर्जी। ओके जी। तो ये भी सोच से समझने वाली बात है कि अपनी संस्कृति पे ही कायम रहो। ये बिल्कुल। यहाँ आप अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को, तो आपको किसी को अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देनी है तो अपना हाथ शेक किया जा सकता है उसको एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए। हाँ, नहीं, हमारा कल्चर ही नहीं, हमारा तो हाथ जोड़ने का कल्चर है, हमारा पैर बड़ों के पैर छूने का कल्चर है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कहीं मन में भी खटास होती है, तो वो भी खत्म हो जाती है जब आपके सामने कोई झुकता है। वो सामने वाला नहीं मालूम किस मनोदशा के आता था, तो इसलिए सही बात है सर। तो बड़ी अच्छी है चीज़ें हमारे यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपने होम्योपैथिक के बारे में बताया, आपने स्पाइन के बारे में बताया, आपने एक्यूपेंचर के बारे में बताया, एक्यूप्रेशर के बारे में बताया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सभी से, मैं सर का नाम नंबर दे दूँगा, नाम तो सर ने बता दिया, मनीजन सर का नाम है, नंबर मैं आपको दे दूँगा। सर की नॉमिनल बड़ी फीस है। मैं जब सर से मैं अपनी वाइफ के लिए मेडिसिन ले जाता हूँ तो सिर्फ 400 रुपये लेते हैं 8 दिन के, और जबकि हम वही एलोपैथी डॉक्टर पे चले जाते हैं तो 1000 रुपये तो फीस ही है। टेस्ट अलग लिख दिए जाएंगे 1500 रुपये का, वो एक ही दिन का पर्चा होता है। हम ये तो नहीं कह सकते, सबका अपना अपना सोचना है। हर एलोपैथिक डॉक्टर ऐसा नहीं है, कुछ डॉक्टर्स भी वो भी काम कर रहे हैं, हर तरीके के लोग हैं। जी। लेकिन कुल मिला के ये है कि हमको ध्यान रखना चाहिए समाज में, और हम किस दिशा में जा रहे हैं जी, वो भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सर। पहले ये प्रोफेशन जो था देखा जाए तो समाज की सेवा के तौर पे था। तो अभी तो सर दिल्ली वगैरह में तो जो बिल बनते हैं तो वो पता नहीं किस सेवा के भाव से है, लेकिन मैंने आपको जब से देखा है तो आप तो अभी सेवा में लगे हुए हैं, कोई नॉमिनल चार्ज वगैरह लेते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका हमारे शो में आने के लिए थैंक यू वेरी मच। जी धन्यवाद।